तो आइए दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए की फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर राजनीतिक शास्त्र के अर्थ और परिभाषा के बारे में जानने। तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक शास्त्र क्या है। तो पहले इसके परिचय के बारे में जानते हैं। एक मिनट, परिचय। तो इसके परिचय के बारे में जानते हैं। तो राजनीतिक शास्त्र कोई नया विषय नहीं है, बस समय समय में इसके अर्थों और परिभाषा में परिवर्तन आते रहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि राजनीति कोई नया शास्त्र नहीं है, यह 1600 में अरस्तु के द्वारा डेवलप किया गया था। तो देखो 4 साल पुराना है। तो बस समय समय में इसकी परिभाषा में परिवर्तन आते रहते हैं। तो जैसे परंपरा देखते हैं, परंपरावादी विद्वान क्या कहते हैं। तो परंपरावादियों के अनुसार राजनीतिक शास्त्र केवल राज्य और सरकार का अध्ययन करता है। अब परंपरावादी विद्वानों के अनुसार तो ये केवल राज्य और सरकार का ही अध्ययन करता है। और अब आधुनिक विद्वानों के अनुसार देखते हैं कि राजनीतिक शास्त्र व्यक्ति तथा व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली राजनीतिक गतिविधि का अध्ययन करते हैं, जैसे शक्ति के लिए संघर्ष, प्रभाव का प्रयोग और निर्णयों का प्रभुत्वपूर्ण निर्धारण का अध्ययन करते हैं। तो जैसे हम अब समझते हैं परिचय के बारे में। तो ये बहुत पुराना विषय है और समय समय पर इसके दृष्टिकोणों में बदलाव आते हैं। तो इसके दृष्टिकोणों के अनुसार इसके दृष्टिकोणों के अनुसार इसको हमने डिवाइड किया है परंपरावादी और आधुनिक विद्वानों में। तो परंपरावादियों का मानना है कि राजनीतिक शास्त्र केवल राज्य और सरकार का अध्ययन करता है, जबकि आधुनिक विद्वानों का मानना है कि यह व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली राजनीतिक गतिविधि का अध्ययन करता है, जैसे शक्ति के लिए संघर्ष, प्रभाव का प्रयोग करना या निर्णयों का प्रभुत्वपूर्ण निर्धारण करना का अध्ययन क्षेत्र में आता है ये सब। तो राजनीति के अर्थ के बारे में जानते हैं। तो राजनीति शब्द अंग्रेजी भाषा के बाद पॉलिटिक्स का अनुवाद है, जो यूनानी भाषा के पोलिश शब्द से लिया गया है। और देखिए इसे पोलिश शब्द से लिया गया। तो पोलिस का अर्थ होता है नगर राज्य। नगर राज्य से इसका अर्थ नगर राज्य से होता है। अब देखते हैं नगर राज्य का क्या मतलब है। तो प्राचीन यूनान में राज्य छोटे छोटे भागों में बटे रहते थे जिसके अध्ययन को पॉलिटिक्स कहा जाता था। यहीं से इसके पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई। तो अब इसके अर्थ के बारे में जानते हैं। तो राजनीतिक शास्त्र का अर्थ के रूप में विद्वानों ने इसे 2 भागों में बांटा। इसके अर्थ के अनुसार विद्वानों ने 2 भागों में बांटा, जैसे परंपरावादी और आधुनिक विद्वानों में बांटा है। तो अब देखते हैं परंपरावादियों के अनुसार इसका अर्थ क्या है। तो देखते हैं परंपरावादी कौन है। तो 20वीं शताब्दी के आरंभ तक अपनाए जाने वाले विचारों को परंपरावादी विचारधारा कहा जाता है। और 20वीं शताब्दी मतलब 1900 के आरंभ तक अपनाए गए सारे विचारों को परंपरावादी दृष्टिकोण के अंदर रखा जाता है। और विद्वानों ने राजनीतिक शास्त्र को स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकारा है। इन्होंने स्वतंत्र विषय के रूप में इसको स्वीकारा है, मतलब यह केवल अलग रह के काम करता है, किसी और विषय के साथ अपने विषय को साझा नहीं करता है और ना ही उनसे कोई विषय सामग्री लेता है। और परंपरावादी विद्वानों ने राजनीति के विषय क्षेत्र को केवल राज्य और सरकार के अध्ययन तक सीमित रखा है। उन्होंने केवल इसको राज्य और सरकार तक इसके अध्ययन क्षेत्र को सीमित रखा है। तो इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो इसकी परिभाषा को 3 भागों में बांटा गया है। तो इसके 3 भाग हैं। पहले जैसे राजनीतिक शास्त्र का राज्य के साथ संबंध, राजनीतिक शास्त्र का सरकार के साथ संबंध, राजनीतिक शास्त्र का राज्य और सरकार के साथ मतलब दोनों के साथ संबंध। तो देखते हैं राजनीतिक शास्त्र का राज्य से क्या संबंध है। तो राजनीतिक शास्त्र का राज्य के साथ संबंध स्पष्ट करने के लिए अनेक विद्वान ने निम्नलिखित परिभाषा दी है। तो परिभाषा को देखते हैं क्या क्या दी है। जैसे ये डॉक्टर गार्नर है। इनके अनुसार राजनीतिक शास्त्र की उत्पत्ति और अंत राज्य से, मतलब इनके अनुसार राजनीतिक शास्त्र का जन्म ही राज्य से हुआ है और उसका अंत भी राज्य से ही होगा। और इलियास अहमद क्या कहते हैं। इलियास अहमद का मानना है कि राजनीतिक शास्त्र राज्य की समस्याओं का क्रमबद्ध ज्ञान है। मतलब राज्य की जितनी भी समस्याएं हैं
उन सबका क्रमबद्ध ज्ञान है राजनीतिक शास्त्र। और एक्टन के अनुसार, ये एक्टन ये रहे, तो राजनीतिक शास्त्र का संबंध राज्य के विकास और संबंधित आवश्यक तत्वों से, मतलब इसका संबंध राज्य के विकास में प्रयोग होने वाले तत्वों से संबंधित है ये। तो देखते हैं अब इसका सरकार के साथ क्या संबंध है। तो राजनीतिक शास्त्र का सरकार के साथ संबंध में विद्वानों ने अनेक विचार प्रकट किए हैं, जैसे कि लॉर्ड स्ले का क्या मानना है। लॉर्ड स्ले का मानना है, ये लॉर्ड स्लो का मानना है कि राजनीतिक सरकार के तत्वों का अध्ययन ठीक उसी प्रकार करता है जैसे अर्थशास्त्र संपत्ति का करता है, बीजगणित अंकों का अध्ययन करता है। मतलब ये ठीक उसी प्रकार अध्ययन करता है सरकार का जैसे अर्थशास्त्र संपत्ति, मतलब इससे सरकार का ही अध्ययन करते हैं। जैसे अर्थशास्त्र संपत्ति का अध्ययन करता है, बीजगणित अंकों का, ये सरकार के अतिरिक्त और किसी का अध्ययन नहीं करता। इनका कहने का मतलब ये है। और लीकॉक का मानना है कि राजनीति का संबंध केवल सरकार के साथ है। इनका भी देखो वही मानना है, पर इन्होंने ऐसे घुमा के बताया। अब राजनीति का संबंध राज्य और सरकार के साथ है, कैसे है तो उसके बारे में देखते हैं। अब गिलक्रिस्ट का क्या कहना है, तो राजनीति का संबंध राज्य और सरकार की समान समस्याओं के साथ है। इनका मानना है कि राजनीति का संबंध राज्य और सरकार दोनों की समस्याओं के साथ है, जबकि फिलोबी का मानना है कि यह तीन मुख्य विषय सरकार, कानून और राज्य का अध्ययन करता है। मतलब ये सरकार का, कानून का और राज्य तीनों का अध्ययन करता है। इनके अनुसार यह मानना है। अब इसके निष्कर्ष के बारे में पढ़ते हैं कि ऊपर दी गई परिभाषा के अनुसार परंपरावादी विद्वानों ने राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को केवल राज्य और सरकार के अध्ययन तक ही सीमित किया है। अब देखिए इनका मानना है कि ऊपर परंपरावादी विद्वानों ने, हमने सिर्फ ये पढ़ा कि इनका संबंध केवल राज्य सरकार से ही संबंधित है और इनके अनुसार ये किसी का अध्ययन नहीं करते हैं। और परंपरावादी विद्वान के अनुसार यह राजनीति के केवल औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन करती है। यह केवल औपचारिक संस्था मतलब राज्य और सरकार का ही अध्ययन करता है और किसी का अध्ययन नहीं करता है। तो अब आधुनिक दृष्टिकोण का देखते हैं क्या मानना है। तो आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति का संबंध एक क्रियाशील गतिविधि से है। देखिए इसका संबंध एक क्रियाशील गतिविधि से है, जैसे शक्ति के लिए संघर्ष करना, प्रभाव का प्रयोग करना और निर्णयों का प्रभुत्वपूर्ण अध्ययन करना, ये इसके विषय में आते हैं। और आज व्यक्ति के आसपास का सारा राजनीति है। आधुनिक दृष्टिकोणों का मानना है कि आज व्यक्ति के आसपास जितना भी वातावरण वो सारा राजनीति है और वह चाह कर भी इससे अलग नहीं हो सकता है। तो देखिए आज हम भी सब भी कोई भी जैसे स्कूल में अपने दोस्तों से काम करो तो उसके बदले में कुछ ना कुछ लेते हैं, तो उनका अब हमारे आसपास सारा कुछ ही राजनीति है, जिससे आज हम अलग नहीं हो सकते हैं। और इसके अनुसार इनका मानना है कि राजनीति का विषय ब्रह्मांड के जितना बड़ा भी हो चुका है। तो इसके परिभाषा के बारे में जानते हैं कि एडवर्ड पेनफील्ड, राजनीति एक ऐसी गतिविधि है, इनके अनुसार राजनीति एक ऐसी गतिविधि है जिसके द्वारा समस्या को पैदा या सुलझाया जाता है। अब लॉर्ड एक्टन का मानना है कि राजनीति का प्रयोग करके किसी भी समस्या को सुलझाया जा सकता है या बनाया जा सकता है। तो लिप्सन के अनुसार, लिप्सन क्या कहते हैं, ये लिप्सन राजनीति से हमेशा अभिप्राय एक क्रियाशील विवाद, मतलब इनका मानना है कि राजनीति का हमेशा क्रिया, जहाँ विवाद होता है वहाँ राजनीति, का मानना है कि हमेशा इसका संबंध एक विवाद से होता है। तो अब रॉबर्ट डेल के अनुसार राजनीति और शासन और शक्ति से संबंधित, राजनीति शासन और शक्ति से संबंधित है। इनका मानना है कि राजनीति शक्ति और शासन से संबंधित है। अब इसके बारे में निष्कर्ष पढ़ लेते हैं कि आधुनिक विद्वानों द्वारा राजनीति व्यक्ति की समस्त गतिविधि का अध्ययन करता है। अब आधुनिक विद्वानों के अनुसार राजनीति व्यक्ति की समस्त गतिविधि का अध्ययन करती है। व्यक्ति क्या काम कर रहा है, कैसे कानूनों का पालन कर रहा है, कहीं उल्लंघन तो नहीं कर रहा, उससे किसी और के को परेशानी तो नहीं हो रही है, तो समस्या को सुलझाता है। नीति निर्माण की कला से राजनीति संबंधित है। राजनीति
नीति निर्माण करने की कला से संबंधित है। इन कारणों से हम कह सकते हैं कि आज राजनीति का क्षेत्र ब्रह्मांड के जितना फैला, मतलब ब्रह्मांड में जितने व्यक्ति रहते हैं उनका अध्ययन करता है, ऊपर से उनके लिए नीतियां बनाता है और समस्याओं को सुलझाता है। इस अनुसार इसका विषय क्षेत्र ब्रह्मांड से भी बहुत अधिक फैल चुका है। तो हमने इसकी परिभाषा के बारे में पढ़ लिया और जैसे टाइम ज़्यादा होते हुए अब हम अगले वीडियो में कवर करेंगे कि आधुनिक और परंपरावादी दृष्टिकोणों के बीच अंतर क्या है और इसके विषय क्षेत्र में कौन क्या क्या आता है, ये सब इसके बारे में पढ़ेंगे। और जैसे हमने कहा था आपको इसके पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो भी बताएंगे। तो जैसे कि ये देखते हैं, पेपर आता है 18 मार्क्स का, तो सबसे पहले आपको उसमें लिखने होता है परिचय। चाहे जो क्वेश्चन दिया है आपको उसका परिचय ज़रूर बताना, वो आधे पेज का होना चाहिए और इसके आपको 2 से 3 नंबर मिलते हैं। अगर आपने परिचय नहीं लिखा तो आपके 2 से 3 नंबर कट जाएंगे। और फिर उसके बाद ये आपका टॉपिक आ जाए, उसका अर्थ बताना है आपको, अर्थ बताना है। अर्थ बताने के बाद फिर आपको उसका निष्कर्ष भी लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था, ये परिभाषा देने के बाद ये निष्कर्ष लिखा था। ऐसी आपको सबसे पहले उसके परिभाषा देनी है, फिर उसके बाद निष्कर्ष लिखना और बीच में टॉपिक लिखना है और उसका अर्थ भी ज़रूर बताना है बीच में। और ये सब आपका 1 से 1.5 पेज के बीच में हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा उसका आपने आंसर देना। टोटल मिला के आपका 6 पेज करने होते हैं पेपर के अंदर, जिसके 18 मार्क्स होते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको मार्क्स तो ज़रूर मिलेंगे। तो अब वीडियो ख़त्म करते हुए तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा।